तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां रामेश्वरम की घंटियां भी बजती हैं, मदुरई के मंदिरों में लाखों श्रद्धालु भी उमड़ते हैं और जहां की लगभग 87.5% आबादी खुद को सनातन परंपरा से जुड़ी हुई मानती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी सनातनी आबादी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही सीट क्यों मिली? आखिर किन मुद्दों पर बढ़ गया सनातन? और क्या भाजपा पश्चिम बंगाल की ही तरह तमिलनाडु में भी हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की तैयारी कर रही है? दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी को समझना सिर्फ चुनाव समझना नहीं है, बल्कि एक पूरी विचारधारा को समझना है। दशकों तक यहां द्रविड़ राजनीति सबसे बड़ी ताकत बनी रही। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सत्ता घूमती रही और भाजपा को हमेशा आउटसाइडर पार्टी के रूप में देखा गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीति ने अपना नैरेटिव बदलना शुरू किया। तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से करते हुए कहा कि इसे खत्म कर देना चाहिए। इस बयान के बाद पूरे देश में राजनीतिक भूचाल आ गया। भाजपा ने इसी मुद्दे को सबसे बड़े नैरेटिव में बदलने की कोशिश की। पार्टी ने संदेश देना शुरू किया कि डीएमके सिर्फ भाजपा की विरोधी नहीं, बल्कि सनातन विचारधारा के भी विरोधी है। और यहीं से तमिलनाडु में हिंदुत्व बनाम द्रविड़ की राजनीति बहस और तेज हो गई। लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु में हिंदू समाज कभी एक नहीं हो पाया। यहां जाति समीकरण, क्षेत्रीय पहचान और भाषा की राजनीति धर्म से ज्यादा प्रभावशाली रही। बहुत से मतदाता खुद को पहले से तमिल मानते रहे, उसके बाद किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ते रहे, जिस कारण यहां पर भारतीय जनता पार्टी को वैसी सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी बटा हुआ हिंदू वोट। और इसी बीच तमिलनाडु की राजनीति में एक और बड़ा धमाका हुआ जब अभिनेता विजय ने अपनी पार्टी टीवी के लॉन्च कर दी। विजय की एंट्री ने तमिलनाडु की राजनीति का पूरा गणित बदल दिया, क्योंकि विजय के पास यूथ फैन बेस था, सिनेमा पॉपुलैरिटी थी और एंटी-डीएम के वोटों का एक बड़ा हिस्सा उसकी तरफ खिसकने लगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि विजय ने खुद को भाजपा के करीब नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से अलग दिखाने की कोशिश की। अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी बताते हुए उन्होंने बीजेपी को अपना आइडियोलॉजिकल एनिमी तक कहा। यानी जो वोट बैंक भाजपा हिंदुत्व और सनातन नैरेटिव के जरिए जोड़ना चाहती थी, उसका एक हिस्सा रीजनल प्राइड और बीआई फैक्टर की तरफ चला गया और यही भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। अब सवाल उठता है, अगर भाजपा को तमिलनाडु में पश्चिमी बंगाल जैसी सफलता चाहिए तो उसे क्या करना होगा? दोस्तों, सबसे पहले भाजपा को हिंदुत्व और सिर्फ उत्तर भारत की राजनीति की तरफ पेश करना बंद करना होगा। उसे तमिल सभ्यता, चोल इतिहास, मंदिर संस्कृति और स्थानीय परंपराओं के साथ जोड़ना होगा। दूसरा, पार्टी को जाति विभाजन से ऊपर उठकर एक साझा सनातन पहचान का नैरेटिव बनाना होगा, क्योंकि जब तक हिंदू समाज छोटे छोटे सामाजिक और क्षेत्रीय समूह में बटा रहेगा, तब तक यूनिफाइड वोट बैंक बनना मुश्किल रहेगा। और तीसरा, भाजपा को स्थानीय चेहरों पर ज्यादा भरोसा करना होगा और इसी वजह से अब पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं के अन्नामलाई, एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर जिसने एग्रेसिव पॉलिटिक्स, करप्शन विरोध और सनातन नैरेटिव के जरिए खुद को भाजपा के सबसे मजबूत तमिल चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। और चौथा, भाजपा को यह समझना होगा कि तमिलनाडु सिर्फ धार्मिक मुद्दों से नहीं जीता सकता। यहां भाषा, रोजगार, क्षेत्रीय सम्मान, यूथ एस्पिरेशन और वेलफेयर पॉलिटिक्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति अब बदल रही है। पहली बार सनातन बनाम द्रविड़ नैरेटिव खुलकर चर्चा का हिस्सा बना है। पहली बार भाजपा को सिर्फ आउटसाइडर नहीं, बल्कि एक सीरियस चैलेंजर की तरह यहां पर देखा जाने लगा है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा पश्चिम बंगाल की तरह तमिलनाडु में भी धीरे धीरे सनातन वोट बैंक को एक कर पाएगी, या फिर विजय की नई राजनीति डीएमके की पुरानी पकड़ और जाति समीकरण भाजपा के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बने रहेंगे।